आ गए हम एक और नए वीडियो में। इसमें आपको कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन हिंदू सभ्यता के ऊपर है और आपको इन सभी क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू सभ्यता का सबसे ज़्यादा समय कौन सा है? तो आपको सही बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है ना, उसका सबसे ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताना है और लास्ट पॉइंट बताना है। ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शन है 2628 से 2000 के बीच से, 25 से 17 के बीच में और 35 से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में। तो इसको आपको ऑप्शन दिए गए, आपको अपना आंसर दें। अभी तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया इसी वीडियो में बने रहें। तो इसका सही आंसर है 2500 से 1700 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखते हैं पहला तथ्य इसका कुछ है, जो रेडियो कार्बन है ना, रेडियो कार्बन कौन सा? C14। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा क्या किया गया है, जो तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक माना गया। मतलब कुल 500 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज हमारे राय बहादुर साहनी ने की थी। तो राय बहादुर साहनी ने की थी सिंधु सभ्यता की खोज। और कब की थी, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को प्रज्ञा ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक या फिर ब्रोंज या कांस्य युग से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा युग है जिसे कांस्य युग से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता। और प्री हिस्टोरिक के नाम से जाना है तो प्रज्ञा, इसको भी सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता में कौन निवासी थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे इसके निवासी। ठीक है, कौन कौन निवासी थे? मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब हम इस क्वेश्चन को साफ कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको सही से देना है, नहीं दिया तो हम तो आपको याद करवाएंगे और सही अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल याद करवाएंगे, जिसका आपको दिक्कत ना हो आगे भविष्य में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो देखो यहाँ बच्चों, आप लोग गलती कर दिए, तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसमें नहीं लिखा है। और आप लोग यहीं पे गलती कर देते, नहीं पढ़ते, तो आप नहीं पढ़ा करें, ध्यान से क्वेश्चन को देखा करें, फिर आंसर का जवाब दिया करें। तो आपको ऑप्शन है मिस्र की, मेसोपोटामिया या चीन की या ग्रीक की। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। आपको टाइम दिया जाता है मात्र 5 सेकंड, उसके बाद सही आंसर का जवाब लग जाएगा और अपना सही आंसर देख लेना। ठीक है, इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। तो ग्रीक की सभ्यता है और इसके कुछ प्रमुख तथ्य भी देखेंगे। तो इसका पहला तथ्य है इसकी सिंधु घाटी की सभ्यता कौन कौन सी है? मिस्र है, मेसोपोटामिया है और क्रीट सभ्यता भी इसकी समकालीन थी। ठीक है, तो कौन कौन सी? मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भाग मिस्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट तीनों ही अधिक फैले हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अलग तथ्य, जैसे कि जो सुमेरिया नाम एक जगह है, कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। वहाँ पर हमें सैंध सभ्यता की कुछ बर्तन, मोहरें, चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले हैं हमें आभूषण और श्रृंगार जैसे कुछ तथ्य। उसके बाद क्रीट की सभ्यता में हमें मिले हैं चित्र, इसके सिंधु घाटी के चित्र मिले हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सुमेरिया एक जगह है मेसोपोटामिया देश में, उसमें हमें मिले बर्तन, मोहरें और चूल्हे। मिस्र में मिले हमें आभूषण और क्रीट की सभ्यता में मिले थे हमें क्या? सिंधु घाटी के चित्र। अब लास्ट हमारा एक और तथ्य है, सिंधु सभ्यता का सुमेरिया या मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यता से व्यापार संबंध था। इसका सिंधु सभ्यता का, जो तीनों मैंने सभ्यता बताई हैं, उनसे व्यापारिक संबंध था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले नए क्वेश्चन पर। तो उसका सही आंसर आप लोगों को देना है।
सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है? इसको आपको सही जवाब देना है। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है मात्र 5 सेकंड का। 1, 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं पुराने समय में बैलों को बांधे थे, तो हम इस तरह याद कर सकते हैं। जो हरि नाम का एक व्यक्ति है उसने किया बुल में GPRS लगा दिया। तो बुल पर हरि ने क्या लगाया था? GPRS लगा दिया था। तो बुल से बलूचिस्तान, हरि से हरियाणा और G से गुजरात, P से पंजाब, R से राजस्थान और S से सिंध। तो हरि ने बुल पर GPRS लगा दिया था ताकि वो खोए ना। ठीक है, एक क्या लगा दिया था? GPRS। ओके, अब चलते हैं अगले नीचे और प्रमुख तथ्य के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। चलो चलें फिर। अब हम नीचे देखते हैं पहला तथ्य। इस तथ्य में देखो, जो पश्चिमी पुरा स्थल है ना वो कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे है वो देखेंगे। तो पश्चिमी पुरा स्थल हमारा दस्क नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ है? सुतगागेटार में। जो सुतगागेटार है, गेडोर है बलूचिस्तान में, वहाँ पर है सत्तू का गेडोर। ठीक है, और अब देखेंगे हम पूर्वी पुरा स्थल। तो हमारा पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी है। जो हिंडन नदी है उसके किनारे स्थित है। हिंडन नदी कहाँ पर स्थित है? जो हिंडन नदी आलमगीरपुर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर स्थित है। आलमगीर एक गांव है, ज़िला मेरठ है। सॉरी, मैं गलती हो गई मुझसे। ठीक है, अब चलते हैं जो उत्तरी पुरा स्थल पे। तो उत्तरी पुरा स्थल चिनाव नदी के तट पर है। चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा और राज्य जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब हम चलते दक्षिणी पुरा स्थल पर। तो दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको पुराने समय में अहमदनगर या टाइमाबाद ये कहते थे। तो टाइमाबाद किसको कहते थे? अहमदनगर को। और अहमदनगर किसे कहते थे? अहमदाबाद को। ठीक है, अब हम चलते हैं। जो सिंधु सभ्यता है और सैंध सभ्यता दोनों नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगर वाली सभ्यता थी, सिटी वाली। ठीक है, कौन सी? सिंधु और सैंध सभ्यता। ठीक है, इसमें 6 बड़े नगर थे। कौन से 6 बड़े नगर थे? पहला है हमारा मोहनजोदाड़ो, सिंध नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 6 बड़े नगरों पर। तो वो कौन से 6 बड़े नगर हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला नगर है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, फिर ये कौन सा तुम्हारा गढ़वारी वाला, धोलावीरा और राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन। अब देखें अगला तथ्य जो हमारा नीचे लिखा है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। चलो देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। मतलब जब आज़ादी मिल गई थी हम लोगों को, तो सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता के स्थल गुजरात में ही हैं। ठीक है, कौन सी जगह? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं तथ्य। लोथल एवं सूतकोटदा, जो सूतकोट था लोथल सूत, वहाँ पे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था या पतनगृह था। बंदरगाह को पतनगृह भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट तथ्य रह गया है। जुते हुए खेत, जो हमारे जुते हुए खेत हैं उसमें डिजाइन या नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कहाँ मिला है? तो नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण हमें कालीबंगन, जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ है इसको आपको जवाब देना है। शायद आपका अगला क्वेश्चन भी हो सकता है। तो कालीबंगन कहाँ है, तो इसको आप जवाब देना है। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने नया क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है सुरकोटड़ा, बनावली, मांड, राखेगढ़ी। टाइम दिया जाता है आपको कुछ समय और आपको सही आंसर देना है। ठीक है, सोचिए तब तक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो। इसका सही आंसर है सुरकोटड़ा। और इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जानते हैं। तो सुरकोटड़ा जो है हमारा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है हड़प्पा स्थल। यहाँ से हमें क्या घोड़े की अस्थि मिली है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्थि को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो घोड़े को स्वीकार नहीं किया गया है। वो कौन सी संस्कृति थी? हड़प्पा संस्कृति थी। ठीक है, अब हम चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो कौन से तथ्य हैं उनके नीचे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तथ्य है कुछ जो आमरी है, आमरी एक जगह है, वहाँ पर 12 सिंगा के साक्ष्य मिले, मतलब कुछ सबूत मिले होने के कि 12 सिंगा आमरी में पहले भी हुआ करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो है कौन सा है। अगला है रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला। मैंने मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। और कब्रिस्तान में भी, वो कहाँ के? रोपड़ के। तो रोपड़ में प्रमाण मिले हैं कि कुत्ते को दफनाए जाने के। ठीक है, अब चलते हैं अगले तथ्य पे, सुरकोटड़ा के बारे में, जो हमारा ऑप्शन है। तो सुरकोटड़ा की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सुरकोटड़ा की खोज 1964 मतलब 1964 में की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, जेपी जोशी ने की थी। और सुरकोटड़ा में एंटिमनी की एक छड़ मिली थी। तो एंटिमनी की एक छड़ कहाँ प्राप्त हुई थी? सुरकोटड़ा में। ठीक है, और सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो फिर चलें, आ गए हम अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जवाब दीजिए। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? अब ये तो सभी को पता होगा, सभी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है कि कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है A, B, C, D। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब है राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में है तो राजस्थान के कुछ प्रमुख देख लेते हैं। राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ एक ज़िला है, वहाँ पर स्थित है। और इसका जो कालीबंगा का जो समय है ना, वो समय है 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन माना जाता है। ठीक है, अब इसकी कालीबंगा की खोज भी की गई होगी। तो खोज कब हुई थी और इसका उत्खनन का कार्य कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया था, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलो अब देखते हैं उत्खनन का कार्य। और कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है? कालीबंगन हमारा घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, तो कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से, मतलब 4000 ईसा पूर्व है, उससे भी प्राचीन माना जाता है। 4000 जो ईसा पूर्व है उससे प्राचीन पूर्व किससे माना जाता है? कालीबंगा को। और कालीबंगा को सबसे पहले किसने खोज की थी? 1952 में खोज हुई थी। और किसने की थी? हमारे अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। B.K. थापर और B.V. लाल ने 1961 और 69 में इसका उत्खनन का कार्य शुरू किया। तो कालीबंगन के उत्खनन का कार्य किसने शुरू किया था? B.K. लाल, B.V. लाल ने और B.K. थापर ने। कब किया था? 1961 69 में किया था।
और कालीबंगन की खोज कब हुई थी? तो कालीबंगन की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई तो चलो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो मिटा दो, अभी मिट रहा है। इससे आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें और ऐसी वीडियो बनाएं। ठीक है, चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि मुद्रा, मतलब जो मनी है, जो कॉइन है, उस पर यूज किया जाता था, मतलब उपयोग करते थे। तो मनी के निर्माण में, मतलब मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ यूज किया जाता था? सैलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। अब मुद्रा की बात हो रही तो मुद्रा के आकार के बारे में बताया जाएगा और इसके बारे में और भी अच्छी अच्छी रोचक बातें बताई जाएंगी। जो आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तब भी हम बताएंगे। तो इसका आंसर है सैलखड़ी। ठीक है, सैलखड़ी इसका सही आंसर है। अभी देखते हैं आपने कौन सा लगाया। आपने लगाया होगा, पहले हम मिटा लेते हैं क्योंकि हमारा मिट नहीं रहा था, इसलिए हमें दिक्कत पड़ रही थी। अब हम ऑप्शन देख लेते कि हमारा सैलखड़ी सही है या नहीं है। तो देखते हैं भाई, मिटे पहले तो बच्चों, मिटता है नहीं यार, जो पुराना है हो गया है स्क्रीन, मतलब इसमें थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी, लेकिन इसका आंसर है सैलखड़ी। ठीक है, तो लेकिन जो मुद्रा है ना, मुद्रा का जो एरिया, मतलब डिज़ाइन है, वो वर्ग आकार का था और सैलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। कौन से पशु की आकृति मिलती है? मोहरों पर एक श्रृंगी की। और एक किससे बनी होती है ये मोहर? यह मोहर बनी होती सैलखड़ी से और इसका जो आकार है वो वृग आकार का होता है। ठीक है, ओके, वृग आकार का होता है। अब मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिली? एक कांच की या ब्रोंज की हमें क्या मिली? डांसर मूर्ति मिली, मतलब डांस वाली मूर्ति मिली है। नृत्य की वाली मूर्ति मिली है। और किसकी मूर्ति मिली? कांच की मिली है। कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंधु प्रदेश, मतलब सिंध प्रदेश में भारी जनसंख्या में आग की पक्की मिट्टी की मूर्तिकाएं या टेराकोटा प्राप्त हुई है। तो टेराकोटा किस शब्द है, उसका मतलब क्या है? टेराकोटा शब्द का मतलब है आग से बनी हुई पक्की मिट्टी की मूर्ति है। मतलब पहले मूर्ति को हम लोग बना लेते थे और उसको आग में पकाते थे, उस प्रक्रिया को टेराकोटा बोलते थे। ठीक है, टेराकोटा शब्द दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले लिखने इससे पहले हम इसको मिटाएंगे, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसका PDF नोट मिलेंगे और बहुत सारे लेक्चर भी आएंगे, उनका भी आपको सही सबक जवाब देने होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? जो तुम्हारी हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की है, इसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता हमारे क्या कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की, या पूरा पाषाण युग की, या लौह युग की? तो आपको सही जवाब देना है कौन सी युग की है। आपके ऑप्शन है, तो इसका आंसर है कांस्य युग, मतलब ब्रोंज युग। एक और था प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता था हड़प्पा सभ्यता को। और अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता कब से कहाँ तक है। तो आप तो सभी को पता है 2500 पूर्व इसका विद्वान है। उसका समय दिया गया 1350 से 1750 तक, मतलब 500 वर्ष तक इसकी रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को पहले हम इसको मिटाएंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो चुके हैं, अब हम 8वें क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, पहले हम इसको मिटा देते हैं। अरे भाई मिट क्यों नहीं रहा है? ये मिटेगा, ये मिट चुका है। और अभी हम लोग चलते हैं, चलो। अब नया क्वेश्चन आने वाला है, इसका आप लोगों को सही जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? मतलब जो सिंधु घाटी के जो लोग हैं
मतलब जो सिंधु घाटी के लोग होते थे, तो वहाँ पर जो काम करने का मुख्य मेन व्यापार या बिजनेस कौन सा था? यह व्यापार था, पशुपालन था, शिकार या कृषि। तो सब इसमें सबसे आपको आंसर सही देना है, तो इसका सही आंसर है व्यापार। व्यापार इसका सही आंसर है। अब देखते हैं ये सही आंसर है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है व्यापार। आपने सही आंसर लगाया, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। नहीं लगाया तो अभी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम इस तरह याद ही करवाएंगे, आपको हमेशा तक याद रहे। तो हिंदू सभ्यता में किसानों और व्यापारियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसीलिए हिंदू सभ्यता को क्या माना जाता है? कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। तो कृषि और वाणिज्यिक मतलब फाइनेंशियल सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सी फसलें होती थी। उन फसलों में से सबसे प्रमुख फसल है हमारी जौ और गेहूँ की। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। अगले हम कुछ और देखेंगे प्रमुख तत्व। पहले इधर व्यापार की ही बात हो रही है, तो चावल भी आएंगे और भी बहुत जगहों के नाम आएंगे। तो उन सब जगहों के नाम हम अभी याद करवाएंगे, इसी वीडियो में बने रहें। तो इसका पहला है हमारा चावल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो चावल का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता था, वो भी हड़प्पा समय में। ठीक है, तो हड़प्पा समय में सीमित मात्रा में चावल का प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रंगपुर और लोथल। रंगपुर और लोथल में क्या मिले हैं? हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि चावल के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो चावल के प्रमाण हमें लोथल और रंगपुर में मिले हैं। और चावल का सीमित मात्रा प्रयोग कहाँ किया गया था? तो हमारे हड़प्पा सभ्यता में किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं चांदी। चांदी का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो चांदी का प्रयोग भारत में सबसे पहले हड़प्पा वासी द्वारा किया गया था। जो हड़प्पा वासी थे वो ही चांदी का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ और नए तथ्य मिले हमें नीचे, तो उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठे करेंगे। तो अगला तथ्य है कि कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो कपास की खेती हड़प्पा वासी के द्वारा शुरू की गई थी। तो हड़प्पा वासी के द्वारा शुरू की गई थी, मतलब हड़प्पा वासी के द्वारा। और चेस या शतरंज की भी खोज, जो चेस खेलते हैं ना हम लोग शतरंज, उसकी खोज भी हड़प्पा द्वारा की गई थी। ठीक है, और लास्ट हम देखते हैं कपास। जो कपास है ना, कपास शब्द है, इसको यूनानी लोग होते हैं, यूरोप के जो लोग होते हैं, वो इसे सिंडन से कहते हैं। तो सिंडन किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और सिंडन कपास को कहते, कौन कहते थे? यूनानी लोग कहते थे। ठीक है, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहा करते थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके आपको सभी अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। ठीक है, तथ्य, और इसको अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। नोट के रूप में नहीं लिख सकते तो हम आपको कुछ समय बाद PDF नोट भी मिलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 9वां क्वेश्चन है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 9वां क्वेश्चन आया जाए स्क्रीन पर। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता किसके निवासी थे? ग्रामीण, शहरी, यादवार या फिर जनजातियाँ, जिसे बोलते खान बदोश। तो कौन थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी? इसका आपको सही आंसर देना है। आप लोगों ने सही आंसर लगा देंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर ही जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। इसका सही आंसर है शहरी निवासी थी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी निवासी थे। ठीक है, भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। मतलब पहला नगरीकरण मतलब सिटी का जो नगर बनाने का जो पहला हड़प्पा द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले भारत में जो नगर बना था वो हड़प्पा द्वारा सभ्यता द्वारा ही बनाए गए थे। उसके बाद भारत में दूसरा शहरीकरण, पहला तो नगरीकरण, अब दूसरा है शहरीकरण। तो शहरीकरण गंगाधारी में
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो जो शहर बने थे तो गंगाधारी 6वीं शताब्दी ईसा में पूर्व में हुआ था। ठीक है, शहरीकरण। उसके बाद हम आते हैं तीसरा कौन सा तथ्य है कि जो हमारा वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता वो कौन सी किसके निवासी थी? तो ग्रामीण निवासी थी। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो वेद अब ऐसे याद कर सकते, जो वेद होते हैं मतलब हर्बल जो प्रोडक्ट होते हैं वो गांव में बनते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, अब शहर कहाँ होगा? तो हड़प्पा सभ्यता से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले देख सकते हैं तथ्य को, उस तथ्य को देखेंगे। तो जो तुम्हारा खाना बदोश है, खाना बदोश जो व्यवस्था है ना, वो मानव के शुरू में सबसे पहले समय को दर्शाता है। तो मानव के सबसे पहले समय को कौन सी व्यवस्था दर्शाती है? तो सबसे पहली व्यवस्था दर्शाती है खान बदोश, इसको बोलते हैं यायावर। अब चलते हैं अगले पे। सैर होने के लिए प्रथम शर्त कौन सी होना चाहिए? तो सैर होने के लिए प्रथम शर्त यह है कि खेती में ज़्यादा उपज होनी चाहिए। मतलब जो अपनी खेती है ना, उसमें क्या होना चाहिए? ज़्यादा उपज होनी चाहिए। ठीक है, तो सैर होने के लिए पहली शर्त थी कि खेती में ज़्यादा उपज होनी चाहिए। ओके, और दूसरी क्या थी उसको देखते हैं। दूसरा हमारा तथ्य है कि 75%। ठीक है, पहले ऊपर वाला देख लेकर आप लोग को दिक्कत हो रही हो। तो सैर होने के लिए कितनी क्या चाहिए था? खेती में ज़्यादा उपज होनी चाहिए और 75% मानव जनसंख्या होना चाहिए और कृषि कारण संगठन हो, मतलब कृषि भी होने चाहिए। अगला है हड़प्पा में अर्थव्यवस्था, कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक वाणिज्य व्यापार पर आधारित था। थी मतलब अर्थव्यवस्था, कृषि अधिशेष, पशुपालन, हस्तलिखित, हस्तशिल्प और समृद्ध आंतरिक थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसका आंसर आप सभी लोग सही लगाएंगे। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? और इसका सही आंसर देना है, नहीं दिया तो फिर समझ सकते हैं आप लोग, बच्चे एक नंबर से पीछे रहते हैं और आप लोग भी रहते होंगे। तो इसका सही आंसर का जवाब देना है। तो इसका सही आंसर है किससे? ईंट से। ईंट से इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ईंट से है तो ईंट का कुछ रेशो भी होता होगा, मतलब प्रपोर्शन भी होता होगा। तो ईंट का जो रेशो है वो सभी को पता है। ईंट का नहीं पता है तो इसका रेशो होता है 4:2:1, मतलब 4:2:1 प्रपोर्शन है इसका। ठीक है, और ईंट का प्रयोग मतलब अलंकृत ईंट, मतलब अलंकृत जो ईंट है ना, उसका प्रयोग कहाँ किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो जो अलंकृत ईंट है ना, उसका प्रयोग कालीबंगन में किया गया है। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे थी? तो हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। ये कहाँ पर है? आलमगीरपुर था। यहाँ पर हिंडन नदी पर आलमगीरपुर था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारा रेशो है, ईंट का रेशो कितना था? 4:2:1। इस तरह याद कर सकते हैं, 4:2:1, 4:2:1। ठीक है, उसके बाद ईंट का अलंकृत ईंट, मतलब ऐसी ईंट है जो डिजाइनर ईंटें थी, उनका प्रयोग कहाँ हुआ था? कालीबंगन में हुआ था। और लास्ट तुम्हारा ये कौन सा? सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ सीमा, सबसे पहली सीमा, पूर्वी सीमा कौन सी है? तो आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ एक गांव है, जिला है, उसमें आलमगीरपुर एक गांव है। और आलमगीरपुर गांव कौन सी नदी के किनारे? वो हिंडन नदी के किनारे हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अपनी फैमिली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।